हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। बहुत सारे एग्ज़ाम मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम में तो आते हैं फिज़िक्स, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में। तो उसके हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर स्टेट पीसीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होते हैं, फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ऊष्मा। हम लोग ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 केल्विन किसके बराबर होता है। तो 0 केल्विन जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और 0 केल्विन को क्या कहते हैं हम, परम शून्य ताप, ठीक है। 0 केल्विन को ही हम परम शून्य ताप कहते हैं, जो कि 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। देखिए परम शून्य ताप क्या होता है, जहाँ कोई भी पदार्थ जो होता है अपनी गर्मी उत्सर्जित करना बंद कर देता है और इसकी ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है इसमें परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ये लिखा है कि वह तापमान जिस पर सब आणविक गति जो है बंद हो जाती है, वो अपना जो ऊष्मा उत्सर्जित करना होता है उसको बंद कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, ठीक है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे पार्टीज वगैरह होती हैं, तो जो आइस गोला हमें देता है तो उसके जो बर्फ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्फ की सिल्लियाँ ले जाते हैं, वो बुरादे से ढकी हुई होती है, क्योंकि हमारे पास पार्टियों में उतना अवेलेबल नहीं होता फ्रिज की हम फ्रिज ले जा सकें। तो जो बर्फ होती है वो किसी क्या है, बुरादे से ढकी होती है, ठीक है। तो क्यों, तो जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब जो बाहर की ऊष्मा भूसा वगैरह से नहीं, पोरा से या भूसा से, या फिर आप देखिएगा बहुत सारी जो सब्जी वाले आंटी अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका बॉटल होता है पानी का, उसको जो सूतरी के बोरे से क्या करते हैं, वो ढके रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो सुतली का बोरा होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब वो बाहर की ऊष्मा को बॉटल के अंदर नहीं आने देता है कुछ समय तक, और जो पानी होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो बुरादे से ढकी हुई जो बर्फ होती है जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, क्योंकि जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे या फिर उससे कम होगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो उच्च स्थान पर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो कम तापमान पर भी उबलने लगता है। जैसे मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी उबल रहा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा, उससे कम तापमान में ही क्या होगा, पानी उबलने लगेगा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है, समुद्र तल जितना समुद्र तल पर होता है ना उससे कम होता है। मतलब मान लीजिए समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में उससे कम में ही पानी क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए समुद्र तल पर पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत जगह क्या होता है ना, जितने जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, वहाँ जो पानी होता है लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ठीक है। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपने नाम सुना कि स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, तो आप उसको एक बार गूगल पे जाके सर्च किया कीजिए, क्योंकि जो इमेजेस होते हैं ना वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट बैठते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम है, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले जाइए और जो जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, तो उसको क्या करेंगे आप गूगल पे जाकर सर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग, शीतलक मतलब जो कूलेंट होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेऑन का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का यूज़ किया जाता है, फ्रेऑन का यूज़ किया जाता है, जिससे इस फ्रेऑन की वजह से ही जो क्या होता है, हमारा जो फ्रिज होता है वो ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखिए दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो जो दूर से चमकते हुए पिंड होते हैं उसका तापमान हम कैसे, किस यंत्र के द्वारा निर्धारित करते हैं, तो पायरोमीटर के द्वारा। देखिए हम वहाँ तो जा नहीं सकते, दूर के पिंड को हम छू नहीं सकते, ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं दूर के चमकते पिंड के तापमान को, पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है। एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठाते जाइए, सुनने से क्या होता है, हमें चीज़ें अच्छी तरीके से याद होती हैं। तो आप इसे एज ए मैराथन भी सुन सकते हैं, ठीक है, बार बार सुनिए जिससे चीज़ें आपको याद होने लगे। अब देखिए चाल, संवहन, विकिरण तथा चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। तो संवहन में अब मैं जान के देखिए, उच्च तापमान से क्या होता है, निम्न तापमान की ओर किसका होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे आप एक गर्म रॉड लेंगे,
ठीक है, और उसको एक पानी में रख देंगे, तो आप देखिएगा धीरे धीरे जो रॉड होगा वो ठंडा हो जाएगा और जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा। मतलब जो ऊष्मा क्या होती है वो उच्च तापमान से क्या होती है, निम्न तापमान की ओर संचरण करती है। तो यही क्या है, संवहन का नियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की और किस प्रकार यात्रा करती है। तो किस प्रकार यात्रा करती है, सूर्य से जो ऊर्जाएं मतलब आती हैं पृथ्वी की ओर वो विकिरण के रूप में आती हैं। ठीक है, बहुत सारी विकिरण क्या होती है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आती हैं। ठीक है, अब देखिए कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। तो जो पारद धातु होती है वो कमरे के ताप पर क्या होती है, वो तरल अवस्था में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर खाली स्थान, ठीक है, नियत रहता है, तो तापमान नियत रहता है। ठीक है, तरल पदार्थ के जो क्वथनांक पर होता है वो तापमान नियत रहता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है। मतलब सूर्य तो डूब गया, उसके बाद हमको ऊष्मा किससे मिलती है, तो स्थलीय विकिरण से। मतलब जो सूर्य से विकिरण आते हैं वो जो हमारी धरती होती है या फिर पहाड़ जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, स्थल जो मेनली होते हैं वो उस विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जैसे आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि जितनी भी दोपहर में गर्मी होती है शाम को और गर्मी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन जो धरती या फिर जमीन होती है वो क्या करती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, जिस ऊष्मा को क्या करती है वो अवशोषित करके रखी रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जब बर्फ बनती है तो जल का जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, घट जाता है। एंट्रोपी क्या होता है देखिए, ठीक है, तो एंट्रोपी होता क्या, अगर आपको एंट्रोपी का डेफिनेशन पता हो तो आप इसका आंसर क्या होता है इजीली दे देंगे। जैसे घट जाती है, हमने मान लीजिए रट लिया, लेकिन इसके पीछे का कारण भी तो हमको पता होना चाहिए कि जो एंट्रोपी क्या है, होता क्या। तो एंट्रोपी एक तरह से क्या होता है, किसी भी सिस्टम की जो अव्यवस्था होती है उसकी मात्रा की माप है कि वो कोई सिस्टम जो है या फिर कोई भी पदार्थ कितना अस्त व्यस्त है। ठीक है, तो जितना अधिक अव्यवस्थित सिस्टम होगा या पदार्थ होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगा, उतनी ही अधिक हो। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास पानी ले लीजिए, वो दूर तक फैला है, ठीक है, तो अभी क्या है उसकी एंट्रोपी क्या है, वो ज़्यादा है। और जब वो बर्फ बन जाएगा मतलब एक निश्चित आकार ले लेगा, ठीक है, मतलब सेट हो जाएगा, उसके जो अणु हो जाएंगे पास पास आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर एंट्रोपी जो हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था की माप होती है कि कोई भी सिस्टम क्या है, कितनी मतलब कितना ज़्यादा अस्त व्यस्त है। जितना अधिक अस्त व्यस्त होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। जैसे जल फैला हुआ है वो अस्त व्यस्त है, जैसे आप जल को किसी और बर्तन में पोर कर देंगे तो वो उसमें भी फैल जाएगा। ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर हम बर्फ मतलब बना देंगे जल से तो क्या होगा, हम किसी और भी बर्तन में अगर उसको रख देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो पिघलेगी, लेकिन कुछ समय तक तो वो अपने ही आकार में रहेगी। तो क्या हो जाएगा, जब जल जो होता है वो बर्फ बन जाता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मा का प्रथम नियम, वो सामान्यतः किससे संबंधित है। तो चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के नियम से, या फिर देखिए ऊष्मा विनिमय के नियम से, या फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। तो जो होता है ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है आप बताइए, इसे हमने पढ़ा हुआ है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल क्या करती है, रूप बदल लेती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। देखिए चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ताप गतिकी या ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंध है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय मतलब कोई सिस्टम है, ठीक है, जो निकाय कार्य करने में सक्षम हो, अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ठीक है, मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू क्या है, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, और डेल यू क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि, और डेल डब्ल्यू क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। मतलब वो जितना ऊष्मा अवशोषित की, अपने अंदर ऊर्जा भरी है, उसके द्वारा क्या हुआ, किया गया कार्य, डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या होता है जो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए
देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है कि अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, या फिर सूर्य के प्रकाश को वो पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जो काले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हमें गर्मियों के दिन में काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। आपने भैंसों को देखा होगा कि गर्मियों के दिन में जनरली वो आपको तालाब में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी चमड़ी होती है जनरली भैंसों की, वो काली होती है, इसलिए उनको ज़्यादा गर्मी लगता है और वो क्या करते हैं? अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए कीचड़ में डूब जाते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? सफ़ेद रंग के कपड़े क्या करते हैं? प्रकाश जो भी उन पास पहुँचता है प्रकाश, वो उसे परावर्तित कर देते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश ऊष्मा, ठीक है, को परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो काले वस्त्र होते हैं प्रकाश यानी ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इस कारण जो है श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, या फिर ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। क्या? पृथ्वी क्या है? ऊष्मा की खराब अवशोषक, मतलब ज़्यादा ऊष्मा वो अवशोषित नहीं कर पाती, और खराब विकिरक है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सूर्य से जो भी प्रकाश आता है, ठीक है, जो भी ऊष्मा आती है उसे खराब तरीके से अवशोषित करती है, ठीक है, और विकृत भी। क्यों? क्योंकि देखिए जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है उसको अवशोषित करती है, फिर अंतरिक्ष में भेजती है। जो ये कार्य होता है ये बहुत जटिल कार्य है। क्यों? क्योंकि जो इस प्रणाली में क्या होता है ना, वायुमंडल में मौजूद गैसें जैसे अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मा को क्या करती है? रोक देती है, ठीक है। और जो पृथ्वी की सतह से विकृत होती है वो भी क्या होती है? वो पूरा मतलब जो है वायुमंडल में जो विकिरण को अवशोषित करती है उसे क्या है? अंतरिक्ष में भेजने में क्या होती है? उसको रोकते हैं। कौन रोकता है? तो बहुत सारी गैसें जो हैं वो उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है इस प्रक्रिया को। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, ठीक है। मतलब अवशोषक भी खराब है और विकिरक भी। क्यों? क्योंकि वो जितने भी विकिरण है उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और क्या होती है? वापस से अंतरिक्ष में जाने नहीं देती है। अब देखिए कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है ना। कृष्णिका विकिरण जो है उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर जो तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो देखिए तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमान पर एक समान रहता है, या फिर तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। मतलब जो कृष्णिका विकिरण है वो उच्च अवस्था तक पहुंचने पर जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है वो कैसा होता है? मतलब अगर कृष्णिका विकिरण का उच्चतम तापमान अगर बढ़ जाता है ना, ताप बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लीजिए कृष्णिका विकिरण एक विकिरण है, ठीक है, अगर उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो जो उस विकिरण का तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण जो है उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या? घट जाएगी। मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? दो निकाय है, उनके बीच जो ऊष्मा की प्रवाह होगी वो किस पर निर्भर करती है? तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, और ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको मैंने पहले भी रॉड वाला एग्जाम्पल देके बताया था कि उनके अपने अपने तापमान पर। तो जो ऊष्मा संचरण का नियम कहता है ना कि जो तापमान होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्थानांतरण करता है। जैसे देखिए किसी भी दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन दो निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जाती है, और कुछ समय के बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। मैंने बताया था ना कि गर्म रॉड लेंगे, उसे पानी में डालेंगे, तो पानी के संपर्क में भी रखेंगे तो धीरे धीरे रॉड क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रॉड और पानी का सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। यह है ऊष्मा संचरण का नियम। अब देखिए प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? ऐसा बहुत सारे एसएससी वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है कि प्लांक नियतांक की
जो यूनिट की इकाई है क्या है, तो क्या हो जाएगी जूल सेकेंड। ठीक है, प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में इसका मान जो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तथा सीजीएस पद्धति में इसका जो मान होता है 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में अर्ग सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है, तो जीएस है, मतलब जूल सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड मत लगा देगा, जूल सेकेंड, ये कुछ नहीं है, मतलब इनटू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती हैं, तो देखिए रैखिक गति, कोणीय गति, बल या फिर ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कोणीय गति। ठीक है, प्लैंक के अचर में किसकी विमा होती है, तो कोणीय गति की विमा होती है। देखिए प्लैंक के अचर में कोणीय गति की विमाएं होती है। वस्तुतः जो होता है प्लैंक अचर ऊर्जा ई एवं आवृत्ति v में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देखिए h, प्लैंक नियतांक क्या है, h इक्वल टू ई बाई वी, मतलब ऊर्जा बटे आवृत्ति। यहाँ h क्या है, प्लैंक अचर है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट कह सकती हैं, अचर को हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसे प्लैंक नियतांक भी कहते हैं, और v क्या है, आवृत्ति है। तो जो प्लैंक नियतांक का सूत्र क्या है कि ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो देखिए सूत्र क्या है कि ऊर्जा की विमा होगी और आवृत्ति की विमा। तो ऊर्जा की विमा क्या हो गई, ml का पावर 2 टी का पावर -2, और जो आवृत्ति की विमा, आवृत्ति क्या होती है 1/t होती है ना, तो क्या हो जाएगी t जो ऊपर जाएगा तो उसका -1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे ml2 टी का पावर -1। तो इस यह विमाएं क्या है, रेखीय संवेग की आघूर्ण अर्थात कोणीय संवेग की है। ये जो विमा है ml2 टी का पावर -1, ये किसकी विमा है, तो ये हो जाएगी संवेग के आघूर्ण या फिर कोणीय संवेग की विमा है। कोणीय संवेग होता है ना ये, अतः स्पष्ट है कि प्लैंक नियतांक की जो विमा होती है वो कोणीय गति की विमा के बराबर होती है। एग्जाम में पूछ देगा तो क्या करेंगे, प्लैंक नियतांक की जो विमा होती है किसके बराबर होती है, तो कोणीय संवेग के नियतांक के बराबर होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, ठीक है, तो देखिए कैसी होती है, ताप की अच्छी अवशोषक अच्छी परावर्तक होती है, ताप की खराब अवशोषक अच्छी परावर्तक होती है, ताप की अच्छी अवशोषक या खराब परावर्तक होती है, या फिर ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप की एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है वो ताप की खराब अवशोषक लेकिन अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह पर ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, देखिएगा हम ठंडी में क्या कर, ठंडी में हम मतलब थोड़े मोटे कपड़े या फिर डिज़ाइन वाले पहनना पसंद करते हैं, पर गर्मी में हम क्या पसंद करते हैं कि जो हमारा ड्रेस हो वो कॉटन का हो, प्लेन हो और कोई डिज़ाइन ना हो, सिंपल हो। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ताप की क्या होती है, जो प्लेन सतह होती है श्वेत और चिकनी सतह क्या होती है, वो ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है, मतलब हमें गर्मी कम लगे। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है किस पर, देखिए अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या फिर स्थिर आयतन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो अभिक्रिया है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती है, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया, मतलब पथ पर नहीं करती है। ठीक है, देखिए जो अभिक्रिया ऊष्मा होती है अभिक्रिया के ताप पर, अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है। मतलब उनकी जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं वो उनकी भौतिक स्थिति, मतलब खुरदुरा है, चिकना है, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, मतलब दाब और आयतन पर भी निर्भर करती है। जबकि अभिक्रिया ऊष्मा जो है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त, मतलब हमने मार्ग कैसा चूज किया उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो अभिक्रिया के पथ पर कभी भी निर्भर नहीं करती। ठीक है, अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक स्थिति पर क्या होती है, निर्भर करती है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करती है। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, सोल्डरन आयरन सोल्डर बोलते हैं ना, जुड़ना। ठीक है, तो किसके गुण पर, तो असंजन के गुण पर। ठीक है, असंजन। दो धातुओं का सोल्डरन असंजन मतलब कोहेजन जो होता है के गुण के कारण होता है। जब दो धातु के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु जो है पिघल जाती है और जोड़ के बीच केशिकत्व के गुण के कारण सक्रिय नैरो जगह में प्रवेश कर। जैसे कि देखिए हम जो जैसे लोहे की कोई वस्तु हमारे घर टूट जाती है तो हम उसको अगर आयरन बोलते हैं ना कि इसको जुड़वा देते हैं। ठीक है, तो जो सोल्डरन असंजन होती है वो किसकी वजह से होती है, देखिए जब दो धातु की जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डरन धातु क्या है, पिघल जाती है। अब देखिए सोल्डरन जैसे मान लीजिए लोहा,
तो लोहा का सोल्डरन धातु क्या होगा, जो कि लोहा से कम तापमान पर पिघल जाए। ऐसा नहीं थोड़ी है कि लोहा ही पिघल जाए, मतलब जैसे लोहे का क्रैक लगा हो तो उसके बीच में कोई धातु भरेंगे हम, तो उसे जब तापमान देंगे तो जो सोल्डरन वाला धातु है उसका तापमान क्या है, लोहे से कम होना चाहिए, ताकि पहले क्या है सोल्डरन धातु पिघले और उस गड्ढे को क्या है भर दे। ठीक है, वेल्डिंग वाला बोलते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं वैसे ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा या फिर अधिक ऊष्मा चालकता। तो इसका आंसर है अधिक विशिष्ट ऊष्मा। मतलब किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होनी चाहिए। मतलब किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी धातु को हमको पाचन सामग्री के लिए बनाना है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होनी चाहिए। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो क्यों फट जाती है पानी की पाइप? क्योंकि जमीन पर पानी फैलता है, क्योंकि जमने पर जो है वो पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो जमने पर क्या होता है पानी फैलता है, इसलिए क्या होती है जो पाइप होती है वो फट जाती है। मतलब अगर आप पानी को बर्फ, जैसे हम स्टील के बर्तन में बर्फ को रखेंगे तो उतना हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आप कभी क्या करिएगा ना, आपने देखिएगा जो हमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गर्मियों के मौसम में हम जनरली क्या करते हैं उसमें पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं, देखिएगा उसका क्या होता है वो फैल जाता है। मतलब जिस शेप का बॉटल था उससे ज़्यादा फैल जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो पानी है वो बर्फ बनने पर क्या होती है, फैल जाती है। इसीलिए जो ठंडे देशों में क्या होता है, पानी की पाइप क्या है, फट जाती है। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो पानी जमने लगता है और पानी के जमने पर उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी की पाइप जो है उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, पाइप जो है वो फट जाती है। ताजे पानी का जो है हिमांक बिंदु कितना होता है? तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जो है जल गर्म प्रतीत होता है। नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, या फिर पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल जो है वो गर्म हो जाता है और भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के जो भीतर का तापमान क्या होता है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आप मान ही लीजिए ना, जैसे कि धरती जो वायुमंडल का तापमान होगा उसके तापमान से नीचे का तापमान क्या होता है, अधिक। जैसे देखिए यहाँ पर कि शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के जो तापमान होता है उससे अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा क्या होता है, वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि बाहर का वातावरण ज़्यादा मतलब गर्म हो जाता है ज़मीन की अपेक्षा, इसलिए जो शीतकाल में देखिएगा शीतकाल में बाहर का ठंडा है और धरती के भीतर का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमको ठंडी में गर्म पानी लगता है हैंडपंप का और गर्मी में जो है वो ठंडा पानी लगता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है हमारे धरती के अंदर के तापमान से भी ज़्यादा बाहर का तापमान हो जाता है, लिखा है ना देखिए। जबकि ग्रीष्म काल में क्या होता है, भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तापमान ज़्यादा होना मतलब गर्म होना, तापमान कम होना मतलब ठंडा होना। ठीक है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी क्या है छोड़कर, क्यों? सॉरी, मतलब कितने तापमान पर। ठीक है, मतलब जो ठंडे देश हैं उसमें शीतकाल में झीलें क्या है, जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए ठंडे प्रदेश में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब झीलों और तालाबों में जो पानी की ऊपरी सतह है वो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती है। ठीक है, तो जो उसका सतह है वो क्या है, जम जाता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका है, ऊर्जा का है कि शक्ति का है कि बल का है कि संवेग का? देखिए मैंने लिखा भी है कि किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का है। ठीक है, और जो शक्ति का क्या है तो वॉट है, बल का क्या है न्यूटन है और संवेग का क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रख लीजिएगा चारों का। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, ऊर्जा का है, बल का न्यूटन है, शक्ति का वॉट है, संवेग का क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 मेगा जूल। याद रखिएगा इसको कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल।
वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो कौन सा तापमान है? तो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है? जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम तापमान होता है। ठीक है, -40 डिग्री। देखिए यहाँ से कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के मध्य रूपांतरण के सूत्र से। ठीक है, जैसे आपको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो या फिर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि इसको इतने डिग्री को इतने केल्विन में चेंज करिए, या फिर सॉरी फ़ारेनहाइट में केल्विन का भी होता है, फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए या फिर डिग्री का करिए। तो ये सूत्र लगता है कि F = 9/5 इंटू सी, मतलब सेल्सियस प्लस 32। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। जैसे मान लीजिए -40 डिग्री है। ठीक है, तो F = क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू -40 प्लस 32। तो 32 - 360/5, इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा -40 डिग्री। मतलब अतः जो -40 डिग्री है वो दोनों पैमाने पर सेम होगा, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है ना, याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए कि F = 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या फिर खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, मरते नहीं है। ठीक है, और देखिए मरते भी नहीं है, जमते भी नहीं है। अब ये मत सोचिए कि फ्रिज में है तो जाकर रोगाणु जम जा रहे हैं। ठीक है, और यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, ये भी गलत है। क्या हो जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं? जीवाणु और फफूंद को निष्क्रिय कर देते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक ब्रेड लीजिएगा और उसको बहुत दिन तक फ्रिज में रखिएगा। ठीक है, और फ्रिज से बाहर निकाल दीजिएगा। अगर फ्रिज में रखने से जीवाणु मर ही जाते, रोगाणु, तो बाहर आपको फफूंद नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बाहर रखने पर फफूंद एक्टिव हो जाते हैं फिर से। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या करती है? वो जीवाणु और फफूंद को निष्क्रिय कर देती है। रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है? 5 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में 37 फ़ारेनहाइट से लेकर 41 फ़ारेनहाइट के बीच निर्धारित रखा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को? ग्राम के रूप में, किलोग्राम, प्रतिशत, या फिर अनुपात? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली देखिए, हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? कि किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन, तापमान भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। ठीक है, निश्चित तापमान और निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता, मतलब कितना नमी हवा धारण करती है, तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को। आर्द्रता कितनी है, नमी कितना धारण की है और आर्द्रता कितनी है, के वास्तविक अनुपात को हम किससे के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। किस मतलब तापमान और जो आयतन है निश्चित होना चाहिए। ठीक है, किसका? हवा का। और हवा जो है कितनी नमी धारण करती है और उसमें अभी आर्द्रता कितनी है, उसकी वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, और इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता का, कि जूल केल्विन प्रभाव का, ताप वैद्युत प्रभाव का, या फिर रुद्धोष्म विचुंबकन का? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुद्धोष्म विचुंबकन का। ठीक है, रुद्धोष्म विचुंबकन विधि क्या होता है? देखिए, तो परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है क्या? रुद्धोष्म विचुंबकन विधि। इससे क्या होता है ना कि किसी भी विशिष्ट पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसका तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रुद्धोष्म विचुंबकन विधि। और परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परम शून्य ताप क्या है? बहुत ठंडा ताप है। ठीक है, ऐसा ताप है कि उस ताप पे क्या होती है? कोई भी पदार्थ अपना ऊष्मा उत्सर्जित करना बंद कर देती है। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? देखिए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर, या फिर यह सभी, या फिर विकिरणकारी सतह की प्रकृति, या फिर विकिरणकारी सतह का क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच ताप के अंतर पर शीतन की दर ना, शीतलन का नियम। तो न्यूटन के शीतलन का नियम क्या कहता है? कि एक नियत क्षेत्रफल की किसी सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि जो शीतलन की दर होती है बॉडी
और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। अर्थात वस्तु के ऊष्मा क्षय की दर मतलब ठंडा होने की जो दर होती है वो क्या होती है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, या तथा तापांतर डेल थीटा हो तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा। यही क्या है, न्यूटन का शीतलन का नियम। क्या, कोई भी अगर बॉडी है उसको ठंडा होना है तो किस पर निर्भर करेगा, उसके आसपास की चीज़ों के तापांतर पर, मतलब आसपास की चीज़ों के तापमान पर, कि जो बॉडी जिसको ठंडा होना है और आसपास की चीज़ें जितनी उनके तापमान के बीच के अंतर पर। थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म जो है वो क्या है, ऊष्मा का यूनिट है ना। तो थर्म मतलब THM जो होती है ऊष्मीय ऊर्जा का गैर ऐसा ही मात्रक है, यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, उच्च तुंगता मतलब पर्वतीय क्षेत्र पर जल का जो क्वथनांक क्यों घट जाता है, क्यों, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, मतलब हम ऊंचे स्थान पर जब जाते हैं तो वहां की जो वायुमंडलीय दाब होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान जो है वो पानी में समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो हो जाएगा समान घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व, आयतन या फिर द्रव्यमान। तो किसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब जब हम पत्थर को पानी में जब डुबोते हैं तो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है, मतलब जितना पानी, जितना उस पदार्थ का आयतन है वहां पर वो डूब कर क्या करता है, उतने पानी के आयतन को विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो समान आयतन में क्या करता है, पानी को विस्थापित कर देता है। जल का घनत्व जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही है किस तापमान पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए जो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम और घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं बादल, तो निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इस वजह से वो तैरते हैं। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि ये हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण जो होती है बूंदें बनती है, ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, देखिए उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। अब देखिए आप इसका प्रयोग करने मत लग जाएगा कि ये नहीं कि उबलता हुआ पानी हाथ में डाल दिया, भाप देख रहे हैं, गर्म पानी देख रहे हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो देखिए भाप से अधिक जलन पैदा होती है। कहते हैं ना कि देखिए मम्मियाँ जब रोटी बनाती हैं तो बोलती है ना, कह रही है रोटी फूट जाती है तो बहुत उससे मतलब वो होता है, जलन पैदा होती है। तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है, क्यों होती है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, जो गुप्त ऊष्मा किसी भी वस्तु की है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा जो होती है किसी पदार्थ में छुपी हुई ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इस वजह से जो भाप होता है वो अधिक जलन पैदा करता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं, कि संवहन कहते हैं, कि चालन कहते हैं, या फिर विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं, ठीक है। तो वायु की क्षैतिज गति के कारण जो ऊष्मा के अंतरण को हम क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है, क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि जो भाप की जो ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है ना, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है, यही आंसर है। एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, जो एक वास्तविक गैस है वो किस में, जो कौन से में हो जाता है कि एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, कौन से कंडीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि उच्च दाब और निम्न ताप पर, ऑप्शन बी है निम्न दाब या उच्च ताप पर, ऑप्शन सी है उच्च दाब और उच्च ताप पर, या फिर ऑप्शन डी है निम्न ताप और निम्न दाब पर। तो किस पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। एक जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती, कब, जब जो तापमान हो उच्च हो और दाब क्या हो, निम्न हो। देखिए एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, ठीक है। निम्न में से किसमें संवहन होता है, केवल ठोस और द्रव में, केवल द्रव और गैस में,
केवल गैस और ठोस में, या फिर ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो संवहन किस में होता है? केवल द्रव और गैस में, ठीक है, ठोस में नहीं होता, ठीक है। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा एक भाग दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा, एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया जो है वो ठोसों में नहीं होती, किसमें होती है? द्रव और गैस में होती है संवहन की प्रक्रिया। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो कौन से द्रव का वाष्पन अधिक से होता है? हमने पढ़ा भी हुआ है, मिट्टी का तेल, की जल, की अल्कोहल, की पेट्रोल। तो अल्कोहल का जो वाष्पन होता है सबसे तेजी से होता है। अब देखिए क्यों होता है अल्कोहल का वाष्पन तेजी से? तो देखिए जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, मतलब 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट्रोल का देखिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा है अल्कोहल से, सबसे ज़्यादा है जल का। मतलब सबसे पहले कौन उड़ेगा? अगर जमीन पर तीनों को फेंक दे तो सबसे पहले अल्कोहल उड़ेगा, फिर पेट्रोल उड़ेगा, फिर पानी उड़ेगा, ठीक है। और मिट्टी का तेल का क्वथनांक ना मतलब उससे भी ज़्यादा होता है, जल से भी ज़्यादा होता है, मतलब 150 से 300 होता है। मतलब सबसे लेट में कौन उड़ेगा? मिट्टी का तेल उड़ेगा। अतः अल्कोहल जो है अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। देखिए बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी, याद रखिएगा, ताप वैद्युत उत्तापमापी, ठीक है। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है द्रव तापमापी द्वारा, जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रव तापमापी के द्वारा, ठीक है। और गैस तापमापी के द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा हम 200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। और ताप वैद्युत उत्तापमापी के द्वारा जो है हम -200 से हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा किससे हम माप सकते हैं? ताप वैद्युत उत्तापमापी। सबसे कम द्रव तापमापी -30 से 350, गैस तापमापी से 500, और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से 200 से 1200, और ताप वैद्युत उत्तापमापी से 200 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अभी हमने पढ़ा था निम्नतम तापमान लिखा है ना, मतलब हमने उच्चतम तापमान था ताप वैद्युत उत्तापमापी, और निम्नतम तापमान किससे हम मापते हैं? तो अल्कोहल थर्मामीटर से। अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अल्कोहल का जो हिमांक होता है बहुत कम, मतलब -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब देखिएगा अगर अल्कोहल को कोई फ्रिज में रख भी दे तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका हिमांक बहुत ज़्यादा होता है, उतना हमारे फ्रिज का भी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। जबकि क्वथनांक जो होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब जल्दी से गर्म हो जाएगा लेकिन बर्फ नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए यह अधिकतम तापमान में अधिकतम ताप जो है मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन इससे न्यूनतम तापमान मापा जा सकता है, ठीक है। मतलब निम्नतम तापमान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। उच्चतम तापमान मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का यूज किया जाता है। कितने तक नापता है वो? 200 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है। जैसा जैसा टेम्परेचर होगा तारा का, तो देखिए बहुत कम टेम्परेचर वाला तारा व्हाइट कलर का होता है, मतलब लाल दाना तारा, इतना तापमान हो जाता है कि वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। देखिए तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 केल्विन है, सोचिए कितना ज़्यादा है, और वह पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनका जो तापमान है वो सूर्य से भी ज़्यादा है। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए ब्लू जोन कहते हैं, कि नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं, या फिर डार्क जोन कहते हैं। तो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। याद रखिएगा ना, आप ऐसा नहीं है, देखिए हम क्या सोचते हैं आग लग रहा है मतलब जो गर्म होगा वहाँ पर, तो हम हो सके तो ल्यूमिनस जोन लगाते, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि गैस के जो फ्लेम है, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है। इसका रंग नीला होता है। एग्जाम में पूछा था कि जो फ्लेम होता है उसके सबसे गर्म भाग कौन से रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। हमारे दिमाग में तो क्लिक करेगा अरे पीले रंग का होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? नीले रंग का। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है, नीले रंग का होता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? देखिए इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा हम दो गर्म कंबल
मतलब पतले पतले जो गर्म होते हैं कंबल, उनको हम क्यों ओढ़ते हैं? तो दो पतली कमीजें, इसका ऑप्शन देख लीजिए, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत जो है वो रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, या फिर ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो कमीज के बीच जो वायु की परत होती है वो रोधी के रूप में काम करती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ठंडी के मौसम में हम एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतले पतले पहनते हैं, या फिर कंबल के अगर एग्जांपल लें तो दो पतली कंबल हम ओढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों पतली कंबल के बीच स्पेस होता है, वहाँ जो वायु होता है वो रोधी की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब ऊष्मा को आर पार नहीं होने देता है। तो जो हमारा बॉडी का हीट होता है वो अंदर ही रह जाता है, जिस वजह से हमको गर्म लगता है। कब? जब हम दो पतले कंबल या फिर टी शर्ट पहनते हैं। अब देखिए जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होती है? तो जल वाष्प में जो भंडारित ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। वही जो भाप वाला, ठीक है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है, गुप्त ऊष्मा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो? काला और खुरदरा हो, काला और मसृण हो, और सफेद और खुरदरा हो, सफेद और मसृण हो। ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज्यादा क्या करेगा? काला हो और क्या हो? खुरदुरा हो, ठीक है। तो वो ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा। चिकना होगा तो परावर्तन कर देगा, ठीक है। तो काला और खुरदुरा होना चाहिए ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान होता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। देखिए जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इसको ठंडा होने में भी क्या होती है? अधिक समय लगता है। इसी कारण जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अतः रोगियों की सिकाई के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम? थैली का यूज करते हैं। वो देखा होगा आपने, जैसे हाथ पैर दर्द कर रहा है, फिर पेट, तो हम उसको लगाते हैं, ठीक है। तो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया, अच्छा, तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब जो जल है उसको गर्म होने में जितना समय लगता है उतना ही समय क्या होता है? ठंडा होने में लगता है। इसलिए जो थैली होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं? जल का यूज करते हैं। अब देखिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ये तो बहुत ईजी है, आप बताइए क्यों? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, तथा जो धातु की चायदानियों में होता है वो ऊष्मा का स्थानांतरण लकड़ी के हैंडल से नहीं हो पाता। देखिए तवा होता है या फिर चाय जिसमें हम बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हैंडल होता है वो किसका होता है? अब तो देखिए बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह भी होते हैं, लेकिन पहले क्या था? वो लकड़ी का रहता था, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो इसको मैंने आपको बताया था कि बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब जो बाहर की ऊष्मा है उसको जो बर्फ है पिघलने नहीं देता है, ठीक है, वो रोक देता है। क्यों? क्योंकि बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए ताप उत्क्रमण क्या होता है? तो ताप उत्क्रमण क्या होता है? धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, तटस्थ अवस्था, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक ह्रास दर, ठीक है, ताप उत्क्रमण। जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है तो ह्रास दर जो होता है धनात्मक होता है, और उस समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है? तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। मतलब ताप उत्क्रमण एक तरह से क्या है कि हम ऊंचे स्थान पर जब जाते हैं तो क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी हो जाती है। देखिएगा जो जितना भी हिल स्टेशन है, हम गर्मियों में क्यों इतना पसंद करते हैं हिल स्टेशन जाए? क्यों? क्योंकि वहाँ जो होती है तापमान कम होती है, मतलब वहाँ जगह क्या होता है? ठंडा होता है। इसी को हम ताप उत्क्रमण कहते हैं। ताप उत्क्रमण क्या है? धनात्मक ह्रास दर, मतलब उसका जो तापमान है वो गिरना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सके तो लाइट हो, ठीक है। अब ये जो जितने भी आपको एमसीक्यू करा रही हूँ उसको अच्छे से मतलब बार बार वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा आपको वो याद हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी रेलवे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।